एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नव प्रकार्यवाद के बारे में, न्यू फंक्शनलिज्म। सबसे पहले हमें नव प्रकार्यवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि नव प्रकार्यवाद है क्या। नव प्रकार्यवाद सन 1980 और 1990 के दशक में समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद का बहुत ज़बरदस्त उत्थान हो रहा था और ये उत्थान जे अलेक्जेंडर, रिचार्ड मंच और निकोलस हुलमैन की कृतियों में, उनकी पुस्तकों में हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। आज का आधुनिक समाजशास्त्र में पारसोनियाई विचारधारा का पर्याप्त उत्थान हुआ है और इस महान पारसोनियाई सिद्धांत की तरफ वापसी का उल्लेख करने के लिए ही अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद शब्द का आविष्कार किया। लेकिन वास्तव में नव प्रकार्यवाद क्या है? पाश्चात्य समाजशास्त्र के प्रमुख वृहत सिद्धांत के रूप में परिभाषित पारसोनियाई परंपरा के सार भाग के पुनर्निर्माण का कार्य ही अलेक्जेंडर के लिए नव प्रकार्यवाद है, जबकि पार्सन्स की प्रारंभिक कृतियों ने 19वीं और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के सामाजिक सिद्धांत को मिला करके प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्र के भीतर पनप रहे विभिन्न विरोधाभासों में व्याप्त संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया। तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि किस प्रकार से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है नव प्रकार्यवादी सिद्धांतवेताओं के लिए, और नव प्रकार्यवाद का उद्देश्य पारसोनियाई परियोजना के भीतर उसके साथ निरंतरता स्थापित करके और उसके मौलिक सिद्धांतों की आंतरिक समालोचना करके 20वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है। प्रकार्यवाद के कुछ पहलुओं की मूल रूप से इसमें आलोचना की गई है। इस दृष्टि से नव प्रकार्यवाद 1980 के दशक में पाश्चात्य समाजशास्त्र में उभरे हुए केवल नवीन सैद्धांतिक आलोचना का परिचायक है और इस प्रकार ये सिद्धांत समूचे समाजशास्त्रीय क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का सूचक भी है। उत्तर पारसोनियाई सिद्धांत में जहाँ नवीन समन्वय का प्रयास किया गया है, वहीं नव प्रकार्यवाद अतिवादी एवं आलोचनात्मक समाजशास्त्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। वैसे सन 1945 से लेकर 1960 तक समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद का काफ़ी जोर रहा, जब शक्ति संघर्ष और कार्य के मुद्दों पर उसकी मौलिक धारणाओं का नए समाजशास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर पुनर्विवेचन हुआ। ये प्रतिमान है मार्क्सवाद, समाजशास्त्रीय अंतः प्रतिक्रियावाद और संरचनावाद। फिर भी पारसोनियाई प्रकार्यवाद का प्रभाव बना रहा क्योंकि उस पर पहले के आलोचकों का दबाव नहीं पड़ा था। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि नव प्रकार्यवादी विचारधारा का उदय कैसे हुआ। नव प्रकार्यवाद एक ऐसे आंदोलन का सूचक है जो पार्सन्स द्वारा शुरू किए गए मानदंड संबंधी तत्वों के केंद्र बिंदु से अलग है। इसके द्वारा प्रकार्यात्मक मॉडल के भीतर निर्माणकारी प्रक्रियाओं के रूप में शक्ति, विरोध और सामाजिक संघर्ष के तत्वों की शुरुआत करके सामाजिक सामंजस्य तथा एकता को बनाए रखा जा सकता है। पार्सन्स का समग्र व्यवस्था दृष्टिकोण उसका पद्धतिशास्त्रीय समूहवाद सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आवश्यक सुधार करके दिखाई देते हैं, जो कि 1960 और 70 के दशक में समाजशास्त्रीय क्षेत्र पर प्रमुख रूप से हावी रहा। सूक्ष्म समाजशास्त्र ने लघु संस्थाओं और दैनिक सामाजिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रिया के प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके फलस्वरूप वृहत प्रक्रियाओं की भूमिका का या तो महत्व कम हो गया या उनकी उपेक्षा होने लगी। अंतःक्रियावादियों ने इन वृहत प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया, जिससे
अंतःक्रिया और अधिक जटिल रूप में उभर कर सामने आई। तथापि नव प्रकार्यवादी समाजशास्त्र में पूर्व उपस्थिति सामूहिक सामाजिक क्षेत्र एवं सामाजिक व्यवस्था का योगदान मिलता है। लेकिन जबकि पार्सन्स अपने व्यवस्था सिद्धांत में आकस्मिकता की पर्याप्त अवधारणा को लागू नहीं कर पाए थे, अलेक्जेंडर ने संकल्पवाद को एक अधिक खुली अवधारणा का समर्थन किया। सामाजिक व्यवस्था की अपनी अवधारणा के माध्यम से अलेक्जेंडर ने व्यक्तियों में सामाजिक एकता के सामूहिक मानदंडों के प्रति वचनबद्धता विकसित की और संस्कृति का प्रसार भी इन्होंने किया। लेकिन आदर्शवादी तत्व भी भौतिक समस्या, यांत्रिक हितों और सामाजिक व्यवस्था में अपनी भूमिका से निपटने में असफल रहा। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन दोनों के विकास में संस्कृति और प्रतीकों के महत्व को महसूस नहीं किया है। ये तो उसने शक्ति एवं भौतिक हितों के मुद्दों से काफ़ी दूर हटकर सार्वभौमिक तौर पर संस्कृति का विश्लेषण एक नैतिक रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया के रूप में किया है। नव प्रकार्यवाद का उदय हुआ और इसका विकास भी हुआ। इसके विकास की कुछ अलग प्रक्रिया रही है। नव प्रकार्यवाद समाजशास्त्र में एक नवीन उपागम है। प्रकार्यवादी यथास्थितिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप इसका विकास हुआ है। नव प्रकार्यवाद के अंतर्गत ये उद्देश्य है कि एक ऐसी अमूर्त अवधारणात्मक योजना बनाई जाए जिसमें प्रचलित प्रकार्यवाद का विकल्प रखा जा सके। इस प्रकार नव प्रकार्यवाद ऐसा होना चाहिए जो एक खंड विशिष्ट एवं आनुमापिक घटनाओं का अध्ययन करने में सहायक हो। इस प्रकार संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न ही नव प्रकार्यवाद कहलाता है। नव प्रकार्यवाद किसे कहा गया है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद को दोबारा जीवित करने, दोबारा विकसित करने का जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न के लिए ही नव प्रकार्यवाद की उत्पत्ति हुई है। कार्ल पालोमी के अनुसार प्रकार्यवाद मरा नहीं है। इसके विपरीत ऐसे लक्षण प्रकट हुए कि प्रकार्यवादी परंपरा के अध्ययन में लोगों की रुचि बढ़ी है। यही बात जर्मन समाजशास्त्र में भी हमें देखने को मिलती है। प्रकार्यवाद को पुनर्जीवित करने में कुछ अमेरिकन समाजशास्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नव प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को जेफ्रे अलेक्जेंडर ने, जी रिटजर ने और पाल कोलोमी ने गति प्रदान की। नव प्रकार्यवादियों की व्यवस्था का केंद्र व्यवस्था है। जब मनुष्य की क्रियाएं संगठित और संरक्षित की जाती हैं तब व्यवस्था होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया और अन्य क्रियाओं से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ जाती हैं। ये सब परस्पर जुड़ी हुई क्रियाएं व्यवस्था को निर्मित करती है और यही नव प्रकार्यवाद कहलाता है। तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि नव प्रकार्यवाद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इसका विकास किस प्रकार हुआ है। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि नव प्रकार्यवादी विचारधारा को इसकी उत्पत्ति और उसके विकास के क्षेत्र में जेफ्रे अलेक्जेंडर का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अलेक्जेंडर और पार्सन्स के जो विचार हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकार्यवादी हैं, लेकिन दोनों के विचारों में हमें कुछ मौलिक अंतर दिखाई देता है। हम जब पार्सन्स का प्रकार्यवाद पढ़ेंगे और जब हम अलेक्जेंडर का प्रकार्यवाद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों की ही विचारधारा में कुछ अंतर है। आकस्मिक कार्यों और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलेक्जेंडर ने एक अधिक लोचशील खुले प्रकार्यवाद की संभावना में विश्वास व्यक्त किया है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि आकस्मिक कार्य और संस्कृति एक अधिक लोचशील प्रकार्यवाद है। पार्सोनियाई प्रकार्यवाद के नव प्रकार्यवादी आलोचक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कार्य और प्रणाली वृहद और सूक्ष्म, वैयक्तिक एवं सामूहिक और इस प्रकार कार्य की संकल्पवादी अवधारणा को एकीकृत करने के लिए एक परिष्कृत दृष्टिकोण का विकास किया जाए। अलेक्जेंडर ने पार्सन्स से स्वीकार किया है कि विश्लेषण के 3
स्तरों का समर्थन किया जाना चाहिए। इसके संबंध में अलेक्जेंडर ने कुछ अपने उदाहरण या कुछ इतने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि सैन्य प्रणाली के मूल्य शैक्षिक प्रणाली से प्राप्त नहीं होते हैं। लूमेन ने भी ये तर्क प्रस्तुत किया कि यदि अति विभेदीकरण समाज में, अति विभेदीकरण समाज मतलब कि ऐसा समाज जिसका खंडात्मक विभाजन बहुत अधिक हो रहा हो, असमानता और विभेदीकरण बहुत अधिक हो, तो अति विभेदीकरण समाज में बहुत सी उपव्यवस्थाओं के मध्य संचार विभेदीकृत एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। विभिन्न मूल्यों की उपस्थिति का आशय यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था का विघटन करना नहीं होता है।